नमस्कार। आप सभी संस्कृत अध्येताओं का इस संस्कृत कक्षा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हमारा विषय है स्वर संधि में यण संधि का भेद हम आज पढ़ेंगे। और यण संधि को पढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमने दीर्घ संधि पढ़ ली है। अगर हमने दीर्घ संधि को सही तरह से समझा होगा तो हमें यण संधि में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर जिनको दीर्घ संधि समझ में नहीं आई है वो दोबारा से मेरा क्लास जो हमारी पार्ट 6 है उसको ज़रूर देखें, और पार्ट 6 को यदि आप देख लेंगे तो आपको यण संधि समझ में ज़रूर आएगी। आइए यण संधि की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यण संधि को अगर समझना है तो जिन लोगों ने परंपरागत ढंग से परीक्षाएं दे रहे हैं, जो ट्रेडिशनल हैं, वो इको इणच्ची सूत्र को लिख लें। लेकिन जो 8th 9th 10th में हैं उनको इको इणच्ची सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए इको इणच्ची हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? यण संधि। यण संधि को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हम पढ़ रहे हैं यण संधि। यण संधि को यदि हम पढ़ना चाहते हैं तो हमें इक को समझना बहुत जरूरी है। किसको समझना बहुत जरूरी है? इक को। इक 4 वर्णों का नाम है। ई, उ, रे और लृ। इन 4 वर्णों का नाम क्या है? इक। यण। यण भी 4 वर्णों का नाम है। य, व, र और ला। ईक से या बनता है, ऊ से वा बनता है, री से रा और लृ से ला। अगर आप दूसरी कक्षा का यदि आपको पाठ स्मरण हो जो हमने पढ़ाया था, हमने आपको कहा था कि संस्कृत में अंतस्थ लिखने का क्रम है या व र ला। हमने उस समय आपको संकेत किया था कि या व रा ला क्यों होता है। वो या व रा ला आज आपको पता लगेगा। अर्थात ई से या बना है तो पहले नंबर पर कौन सा स्वर आता है? ई। ऊ से वा बना है, दूसरे नंबर पर कौन सा स्वर आता है? ऊ का वा, या वा। री से रा, लृ से ला। इसलिए क्रम सही वैज्ञानिक क्रम कौन सा है? सिस्टमेटिक क्रम कौन सा है? या व रा ला। बात समझ में आ गई? इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत की अपनी एक बहुत बड़ी विरासत है, और उस विरासत में महर्षि पाणिनि हमारी सबसे बड़ी ऋषि प्रज्ञा हैं। महर्षि पाणिनि ने जो संस्कृत व्याकरण को जो व्यवस्थित किया है, उस व्याकरण को हमें अगर सही मामले में पढ़ना है, समझना है, तो महर्षि पाणिनि के प्रति हमें कृतज्ञता से भरपूर होना बहुत आवश्यक है। तो यण का क्रम क्या रहे? अंतस्थ का क्रम क्या रहेगा? या व रा ला। ठीक है। अब आते हैं हम अपनी संधि पर। यह लिख लिया आपने, इसको मैं मिटा रहा हूं, लिख लीजिए। शाबाश। अब यहां देखिए, पूर्व में ई ह्रस्व हो या दीर्घ। ठीक है। पूर्व में ई ह्रस्व हो या दीर्घ, पर में असमान स्वर हो। कैसा स्वर हो? असमान। असमान स्वर आपको याद रखना। असमान कहें, असवर्ण कहें, वो दोनों के मायने एक हैं। तो अगर असमान का अर्थ क्या है? जो समान नहीं। किसके समान नहीं? ई और ई के। अगर ई और ई के समान होगा तो कौन सी संधि होगी? कौन सी? दीर्घ संधि होगी। क्योंकि दीर्घ संधि में परे कैसा होना चाहिए? समान, सवर्ण। याद आया? और यदि आपको दीर्घ संधि स्मरण नहीं है तो आप संस्कृत कक्षा का पाठ जो 6 है उसको दोबारा से रिवीजन करें। उसको दोबारा से रिवीजन करेंगे तो दीर्घ संधि क्लियर हो जाएगी, और दीर्घ संधि क्लियर होने का मतलब है आपको यण संधि जरूर समझ में आएगी। आइए, तो असमान स्वर का अर्थ है आ। ई को छोड़ करके, ई या ई को छोड़ करके कोई भी स्वर परे हो तो क्या हो जाएगा? ई को
या। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, या। परे क्या स्वर है, आ। तो देखो यहाँ पर पूरा हो गया, क्या हो जाएगा, ये देखो, अर्थात ई ह्रस्व बड़ी ई है, इधर ह्रस्व आ है, ई को या हो जाएगा, और इधर आ है, वर्ण संयोग करेंगे तो पूरा या हो जाएगा। ऐसे ह्रस्व ई और उधर आ कर लेते हैं हम, दीर्घ आ है, तो क्या हो जाएगा, इसको हलंत आ और इधर से दीर्घ आ, तो संयोग करके क्या हो जाएगा, या। अर्थात ई के स्थान पर या हलंत होगा और बाद में जैसा स्वर हो, ह्रस्व हो दीर्घ हो, वैसा उसके साथ संयोग हो जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम आगे आपको उदाहरण दे रहे हैं और उस उदाहरण को आप करेंगे। लिख लिया ये आपने, नोट डाउन कर लिया, शाबाश, लिख लीजिए। अब मैं मिटा दूं, हाँ। अब देखिए यहां पर प्रति जमा एकम, ध्यान दीजिए, प्रति में ता में कैसी ई है, हाँ, ह्रस्व, इधर क्या है, एकम, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, य हलंत, प्र त। अब यहां पर ये देखो, यहां पर या हलंत, ये अब देखो यहाँ प्र त या हलंत है, वर्ण संयोग हो गया, ये क म, प्रत्येकम। ठीक है, आगे समझ में, लिख लीजिए, शाबाश। हाँ, मिटा दूं, क्योंकि अगर मैं दूसरा लिखूंगा तो मैं छोटे लिखूंगा तो वो दिखाई नहीं दे रहा। कुछ लोगों ने कहा कि सर ब्लैक बोर्ड में छोटे अक्षर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए नोट डाउन कर लीजिए। मैं दूसरा उदाहरण फिर देता हूं। दूसरा है यदि और अपि। यदि में दा में कैसा ई है, ह्रस्व, इधर क्या है, अपि। अब ई से क्या कैसे क्या बन जाएगा, या हलंत, य द, इधर नीचे पूरा अपि उतरेगा, ध्यान रख लीजिएगा, और संधि से थोड़ा भिन्न है यहाँ पर। अब मिला दीजिए, य द यपि। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, क्या बना, यद्यपि। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, उन उदाहरणों को आप जरूर कर लीजिए। मिटा दूं, शाबाश, लिख लीजिए, पठति, पठति प्लस एवं, ठीक है, गच्छति प्लस अयम, ठीक है, अस्ति प्लस अत्र, इति प्लस एतत्। इन 4 उदाहरणों को आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपने ये प्रैक्टिस समझ में आ गई है तो आप यण संधि में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यदि हाँ फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम दोबारा से ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा से इसमें एक बोर्ड बना एक वीडियो बना करके दोबारा से आपको भेज देंगे। ठीक है, आप डाउट उसमें डालिए, हम आपके डाउट का समाधान अच्छी तरह से करेंगे। शाबाश, ये लिख लिया। अगला उ, वही पूर्व में उ ह्रस्व हो या दीर्घ, पर में असमान स्वर, ध्यान रखना, असमान, असमान कहें या असवर्ण करें, तो हम आ कर देते हैं यहाँ पर, तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊ के स्थान पर व। अब
वा क्या कैसा बन जाएगा, वा, ऐसे ही वा, और इधर क्या है, आ, ध्यान रखना ये। तो क्या बन जाएगा दोनों के स्थान पर, दीर्घ। समझ में आ गया। अर्थात पूर्व में ऊ ह्रस्व हो या दीर्घ, पर में कोई भी स्वर हो, या मिलकर के नहीं होगा, केवल ऊ के स्थान पर वा होगा हलंत, और बाद वाला स्वर उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, लिख लिया आपने, चलिए शाबाश। अब जैसे पठतु प्लस अत्र, अब पठ ता में कैसा वो है, ह्रस्व, उ और अत्र, उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, उ के स्थान पर वा कैसे हो जाएगा, हलंत, पठ, और ये त, इधर क्या रहेगा, अत्र। समझ में आया। अब वर्ण संयोग प ठ ता आधा है, वा मिल गया, पठत्वत्र। ठीक है, आगे समझ में, शाबाश, लिख लीजिए। दूसरा दो उदाहरण दे रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस में दिक्कत ना आए। अगला है अस्तु प्लस एवं, अस्त, अस्त कैसा हुआ है, ह्रस्व, एवं, ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, व हलंत, नीचे अस्त, और इधर क्या हो जाएगा, एवं, वर्ण संयोग अस त्वे वम। समझ में आया, समझ में आ गया, शाबाश। अब चलो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, शाबाश, मिटा दूं। अब 4 उदाहरण आपको दे रहा हूं, उन 4 उदाहरणों को आप जरूर कर लीजिए। गुरु प्लस गुरु प्लस ओह, ठीक है। वधू, वधू प्लस अत्र, ठीक है। लिखतु प्लस एषः, गच्छन्तु प्लस इमे, ठीक है। ये 4 संधि आप कर लीजिए। अगला है री। पूर्व में री हो, ह्रस्व हो या दीर्घ, और पर में असमान स्वर, यहां भी कैसा है, असमान कहें, असवर्ण कहें, कुछ भी कहें, तो क्या हो जाएगा, अ, तो री को क्या हो जाएगा, रा, ठीक है। रा, ये देखो यहां पर रा पूरा हो गया, यहां पर ये हलंत है, रा। समझ में, वही नियम, री को हलंत, रा, वर्ण संयोग मिल जाएगा तो बन जाएगा र या रा। समझ में आ गया, शाबाश, बहुत सुंदर। मातृ प्लस ए, या मातृ प्लस आ, मा, त हलंत, री, और इधर क्या है, आ, री को क्या हो जाएगा, रा, इधर क्या है, आ, मात। अब इधर आपको पता ता और रा का क्या बनता है संयोग, त्र, मा त्रा, ठीक है। अगला लिख लिया आपने, चलो शाबाश, लिख लीजिए। पितृ उपदेशः,
री उपदेशः। री को क्या हो जाएगा? रा। उपदेशः। ठीक है, वर्ण संयोग कर लीजिएगा। ता और रा मिलकर क्या बन जाएगा? त्र। पी त्रुपदेशः। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो तो सही, कुछ आ गया समझ में? शाबाश, बहुत सुंदर। अब मिटा दूं इसको। हाँ, अब उदाहरण, कर्तृ प्लस ए। ठीक है, नेत्री प्लस ओह। ठीक है, मातृ जमा उपदेशः। पितृ प्लस इच्छा। ठीक है, ये आपका तीसरा गण संधि का तीसरा भेद। समझ में आ गया? चलिए, बहुत सुंदर, समझ में आ गया ना? लिख रहे हैं आप लोग? लिखते रहें, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप लिखते जाएं, मेरे साथ खुद करें। अब आपको जैसा मैं कर रहा हूं वहां नहीं, खुद भी आपके आंसर उत्तर स्वतः आ रहे होंगे। आ रहे हैं ना स्वतः उत्तर? हाँ, अगर आपने एक संधि सही से समझ ली ना, दूसरी संधि में आपको खुद करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये संस्कृत व्याकरण की सबसे बड़ी विशेषता है। चलो आगे, यण संधि का एक उदाहरण है और लास्ट वाला, पूर्व में लृ हो और पर में कोई भी असमान स्वर हो। क्या हो? असमान। तो लृ को क्या यहां आ मान लें, तो लृ को क्या, लृ का दीर्घ नहीं होता है, ला अ क्या बन जाएगा? ला। ठीक है, इसका एक ही उदाहरण अभी मिलता है, उसी को आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए मिटा दूं। लृ और इधर क्या है? आ कृति ही। ले का क्या बन जाएगा? ला। इधर क्या हो जाएगा? आ कृति ही। ठीक है, मिला दीजिए, ला ला कृति ही। मैंने आपको बताया है कि इसका एक ही उदाहरण मिलता है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रकार आपकी कौन सी संधि हो गई पूरी? यण संधि। दीर्घ संधि समझ में आ गई, गुण संधि समझ में आ गई, वृद्धि संधि समझ में आ गई, यण संधि भी आपको समझ में आ गई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यण संधि अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। साथ ही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में शेयर करें। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे तो आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, आभार।